बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान सैलाब से मुतासर हुआ। करोड़ों अफराद सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें अशियाए खुरनोश की कमी का सामना है। मुख्तलिफ उनके मसाइल हैं। हमने दुनिया को भी बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को किस मुश्किल हालात का सामना है और इससे निकलने के लिए किस हद तक इमदाद की ज़रूरत है। हमारे सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर जो इस वक्त रिहाइश पजीर लोग हैं, उन्हें ज़िंदगी किस तरीके से दिखाई दे रही है, वहाँ पर बहाली के इक़दामात क्या हो रहे हैं, पाक फ़ौज की जानिब से और सिविल इदारों की जानिब से रिहैबिलिटेशन पे किस हद तक काम हो चुका है, इस पे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मैंने उस इलाके का विज़िट किया है। पहले कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके बाद सियासी उमूर पर बातचीत की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। पाकिस्तान ने एक ऐसी आफत का सामना किया कि जिससे मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 30 लाख है। मैं ऐसे ही एक मुतासिरा जगह पर मौजूद हूँ, राजनपुर का नवाही इलाका, जहाँ पर पानी उतरता महसूस होता है लेकिन ज़िंदगी भी ढलती हुई महसूस हो रही है। यहाँ पर चेहरों के गिर्द आप नज़र दौड़ाएं तो उनके चेहरों पर मायूसी दिखाई देती है। जिनका ज़रिया मुआश उनकी फसलें और जानवर थे, सैलाब का पानी आया, फसलें तबाह की और जानवर बहा के ले गया। फिर कुछ लोग आए, NGOs आई, लोग अपनी मदद आपके तहत आए, पाक फ़ौज आई और उन लोगों के लिए इमदाद का सामान किया। आप तक खबरें पहुँची, आपने भी ट्वीट्स किए, घरों में बैठ के इन दुख और दर्द के मारों का हाल दरियाफ्त करने के लिए तगोदो की, लेकिन फिर आप भी भूल गए। वक्त ढलता है और वक्त के साथ साथ आप माजी की बातें भूल जाते हैं। लेकिन जो शख्स मुतासिरा है, जिसने अपना माल गंवाया, जिसने अपनी औलाद गंवाई, जिसने अपने जानवर गंवाए और जिसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गंवाई है, उसे इस बात का इदराक है। गम अभी भी उसके सीने में पनप रहा है। कोई भी गाड़ी आती है तो वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार करके बैठता है कि शायद मेरे ख़ानदान के लिए कोई राशन आया होगा, शायद मेरे घर की तामीर नौ के लिए कोई मसीहा आया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जिस तबाही का सामना किया है, मौसमियाती तब्दीली की सूरत में आने वाली तबाही का सामना किया, कि जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम, लेकिन हमने बदला 15% से ज़ायद चुकाया है। तो यहाँ पर लोगों के दिलों पर जो बीत रही है और जो इक़दामात हो रहे हैं और जो होने चाहिए, उन पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर एक पाकिस्तानी जो इस वक्त एक फ्रेंच शहरी भी हैं, इंटरनेशनल रेसलर भी हैं, बादशाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बादशाह, क्या समझते हैं कि इतनी तबाही जो हुई उसके बाद ज़िंदगी के आसार यहाँ पे मुश्किल दिखाई देते हैं? वबाई अमराज फैल रहे हैं, डायरिया फैल रहा है, ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल है, लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं, फिर कैंपों में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, एक बतौर पाकिस्तानी, और दूसरा ये कि हम जो भुगत रहे हैं ये हमारी वजह से नहीं है, ये दूसरे ममालिक की वजह से है। तो उन्हें पाकिस्तान की इमदाद किस तरीके से करनी चाहिए? हम ऐसा कुछ करें कि इन लोगों को हम हेल्प कर सकें, रेसलिंग के थ्रू हम इन लोगों को हेल्प कर सकें। तो रिंग ऑफ पाकिस्तान ने फिर कॉन्टैक्ट किया DHA मुल्तान को। तो अब DHA मुल्तान और रिंग ऑफ पाकिस्तान के दोनों तावन से हम अगले महीने 2 मेगा रेसलिंग इवेंट कराने जा रहे हैं, जिसमें 20 से 25 ममालिक के रेसलर्स आएंगे। तो जितना भी हम फंड इकट्ठा कर सकें ना शोज़ के थ्रू, तो सारा हम इनको देंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रिंग ऑफ पाकिस्तान के एक रेसलर जो दुनिया भर में अपना नाम रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आए हैं तो किस लिए? इन दुख दर्द के मारों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए। So obviously, being from the UK, we hear about these things on the news,
but we don't actually get to see, the real catastrophe. We don't get to see the real devastation. So, for me being here, I'm here in person. I can see what's happened, to Pakistan, and I want to spread the message that, that the Pakistani people need the help from the whole world. नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के मशहूर रेसलर टाइनी आयरन हमारे साथ मौजूद हैं। After seeing what I've seen, man, I'm seeing the great work that's been done by everybody. The Pakistani army, you can see we're giving out medical supplies, providing shelters, DHL Multan providing aid, food parcels. I just want the whole world to get together and try and raise the Pakistani people's spirits, man. There's a large portion of Pakistan went underwater, my brother. A lot of people died, lost their livelihood, lost everything, bro. So we just need, the whole world get together, try and get some aid in, more aid, help the Pakistani army, help everybody that can get together to give these people a little thumbs up to say that, hey, they're not on their own here, they're not on their own here. यहाँ पर हमारे साथ एक माँ जी मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत सी माएँ हैं, अपने बच्चों के दर्द अपनी आंखों के सामने अगर देखती हैं तो उनके दिल पे क्या बीतती है इसका खूब इदराक है उन्हें। लेकिन एक ऐसी माँ कि जिसका घर इस सैलाब में मुतासिर हुआ और अब रहने को क्या चारा है, खाने का क्या सामान है, ज़िंदगी की क्या उम्मीद है, उन्हीं से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएं? हमारा घर नहीं है, किराए का मकान चला गया, जवान मजदूरी करता हूँ, मजदूरी लग नहीं रही। हम अपील करते हैं, दे जाते हैं, कुछ ही नहीं मिलता हमको। नाज़रीन, सैलाब मुतासरा ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत से हिस्से पाकिस्तान में मौजूद हैं। मजमूई तौर पे 3 करोड़ 30 लाख अफराद इस हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं। सर, अभी तो पहला राशन का कुछ हद तक हुआ, क्योंकि कम अज़ कम 6 से 7 माह तो राशन की मुसलसल ज़रूरत पड़ेगी। अगला मरला हमारा रिहेबिलिटेशन का है, मकानात की तामीर का। उस पर कुछ NGOs ने काम किया, लेकिन ना होने के बराबर काम किया। तो मेरा शहर इस वक्त बुरी हालत में है। ये तो हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये शहर का बाहर का हिस्सा है, यह शहर का हिस्सा है ही नहीं। शहर की हालत देखेंगे तो मैं समझता हूँ, आपके जज्बात मैं समझ सकता हूँ कि जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो कुछ बनाने में और फिर उसकी आंखों के सामने वो जाता रहे, तो ज़िंदगी के पीछे मकासद क्या रह जाते हैं। हमने रास्ते में ये देखा कि कहीं पे मेडिकल कैंप्स लगे हैं या कोई और चीज़ है तो पाक फ़ौज की जानिब से है। सिविल इदारों की जानिब से क्या कोई इक़दाम नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन यह है कि NGOs आई, बाहर से डोनर दोस्त भी आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि फाजिलपुर में 50 साल के बाद शायद इससे अबव पहले कोई पानी आया हो तो आया हो, क्योंकि लोग भूखे थे। उन्होंने छिना छिपटी भी की। आपके जज्बात और इसी तरह से अभी मैं हमारे साथ कैप्टन डॉक्टर हिरा मौजूद हैं, जो इसी इलाके के अंदर काम कर रही हैं, मेडिकल कैंप के अंदर। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे मसाइल हैं क्या और उसके हल के लिए इक़दाम क्या हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी टॉप पे जा रहा है वो इनका फ़ीवर है, जो कि सेटल नहीं हो रहा है, और स्किन डिजीज़ हैं। और इसका जो मेन एक इशू है वो बेसिकली पानी की वजह से है कि यहाँ पे पानी के बहुत बुरे हालात हैं। इट इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ नॉट हेल्दी। तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे अपना सारा सामान लेके आए हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द मेडिकेशन एज वेल एज़ क्लीन वाटर एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ़। तो यहाँ पे हम बेसिकली मेनली OPD केसेस ही डील कर रहे हैं, एमरजेंसीज़ नहीं डील कर रहे, क्योंकि वो इधर ऐसे सेटअप में हो नहीं सकती। तो बेसिक OPD केसेस जितने भी आ रहे हैं, लाइक परसिस्टेंट डायरिया, लाइक 1 मंथ से 2 मंथ से, जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, और मलेरिया है, फीवर नहीं सेटल हो रहा, और स्किन डिजीज़ हैं, लाइक इट हैज़ बीन 3 वीक्स 4 वीक्स, पूरी स्किन के ऊपर रैशेज़ हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सीएन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितनी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उसके लिए इक़दाम क्या किए गए। लोग अपने लाइफ स्टॉक को जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, तो साथ साथ लाइफ स्टॉक भी जो है वो एवैक्यूएट किया, लोगों को भी एवैक्यूएट किया। यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन छतों के ऊपर से पानी गुजर रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 10 फीट इन डेप्थ जो है ना पानी था हमारे पास यहाँ पर। फसलें इस पानी में तबाह हो गई और बहुत से जानवर ये पानी बहा ले गया। लेकिन हालिया दिनों के अंदर यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, हमारे साथ हैं लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रिक्ट हेड हैं डॉक्टर हसन मुश्तबा साहब, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, कितने जानवर जो हैं वो पानी के अंदर लापता हुए या मर गए?
हमारी फ्लड की वजह से 2,84,857 जानवरों की आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासर हुई है, जिसमें 11,000 के करीब जानवरों को महफूज पनाहगाहों में रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बर वक्त शिफ्ट कर दिया गया था। सैलाब के बाद जानवरों में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने का ख़तरा होता है। जो मुतादी बीमारियां होती हैं उसमें गल घोटू चौड़े मार बीमारियां होती हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी गुजारने की अब जो मौजूदा ख्वाहिश है या मौजूदा उनकी चीज़ बची हुई है, आप उसकी हिफाजत कर सकें। सिविल इंतज़ामिया किन मुश्किलात का सामना कर रही है इंतज़ामी तौर के ऊपर, और बहाली के काम को कितना अरसा लगेगा, किस तरीके से होगा, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ये लकीली रिवराइन फ्लड नहीं था, ये एक हिल टोरेंट का ओवरफ्लो था। जो सबसे पहला चैलेंज तो लोगों को रेस्क्यू का था, लोगों को उसके बाद रिहेबिलिटेशन आर्जी तौर पे रिलीफ कैंप्स में रेस्क्यू। तकरीबन हमने अपने जो रिसोर्सेज थे उनके थ्रू 4 दिन के अंदर तकरीबन 1,00,000 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया। 400 से ज़्यादा मकामात पे इंजीनियर्ड या एक्सीडेंटल ब्रीच हुआ। तकरीबन हमारी 98 रोड्स यानी 98 रोड्स जो हैं वो इरोड हुई या डैमेज हुई या उनके अंदर कट लगा। पहला हमारा जो रिस्पांस था वो ये था कि कम्युनिकेशन चैनल्स को आपने टूटने नहीं देना, बहाल कर। हमने 4 के करीब ब्रिजेस आए, एक आप रास्ते में देखते भी आए, इस तरह के 3 और हैं, बल्कि 2 आप देखते हुए आए हैं, 2 और हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको जीपेबल करना ताकि कम्युनिकेशन और आपकी लाइफ लाइन, इसी तरह वाटर जो चैनल्स हैं या जो कैनाल्स उन पर काम हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है उनकी लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। उसके लिए मेरी तरफ से और हमारे डिवीजन सतह पे जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी है उसके अंदर यही सजेशन गई थी और उस पर वो काम भी कर रहे हैं कि इसको एक हॉलिस्टिक अंदाज में प्लान करके किया जाए ताकि ये चीज़ें जब हम स्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर रहे हैं तो इस चीज़ के उसको मद्देनज़र रखा जाए कि आया उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है उस प्रोजेक्ट की, चाहे वो रोड का है या कोई ब्रिज है या कैनाल का है, या उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की कैपेसिटी हमने इन्हांस करनी है। तो वो हमारे जो सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट हैं स्पेशली कैनाल, उन्होंने उसके ऊपर अपनी स्टडी शुरू कर दी हुई है। इसी तरह रोड डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो जब ये स्ट्रक्चर रीबिल्ड होंगे, सही जो सबसे आखिरी और सबसे तवील एक फ़ेज़ है आपके जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बिल्ड, तो उसके अंदर ये चीज़ मलूज़ खातिर रखी जाएगी। हमारे साथ सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर इरफान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर इरफान साहब से जानेंगे कि पाक फ़ौज ने किस हमजहती के साथ यहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ की, किन मसाइल का सामना करना पड़ा और अब इन लोगों की इमदाद के हवाले से वो किस हद तक पुरज़्म है। ब्रिगेडियर साहब, हमने सिविल इदारों को भी देखा है, लेकिन पाक फ़ौज अपना पेट काट के क्या इन लोगों का पेट पाल पाएगी, एक बुनियादी सवाल। और दूसरी बात ये कि रिहेबिलिटेशन, तसलसल को बरकरार रखना काम को, वो किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक पाक फ़ौज उसके लिए परज़्म। जहाँ तक इस कुदरती आफत की बात है तो ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि किसी भी किस्म की कुदरती आफत में हमने सिविल इंतज़ामिया की मदद में उनके साथ हाथ बटाना होता है और हम यही ज़िम्मेदारी अंजाम देने के लिए आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पाक फ़ौज का नहीं, ये एक होल ऑफ़ द गवर्नमेंट अप्रोच का एक काम है जिसमें पूरी कौम ने, होल ऑफ़ द नेशन इसके लिए अप्रोच चाहिए होगी। ये एक कौमी जद्दोजहद है जैसे मैंने कभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और इसमें आम आवाम से लेके फ़ौज तक तमाम इदारों ने अपना हिस्सा डालना है, तभी जाके हम इसमें सुरखरू हो सकेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया में होती है वो यही होती है कि जब भी कोई सानहा होता है तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हमने उस सानहे पे काबू पाना होता है, बिकॉज सानहे ख़ासतौर पे जो कुदरती सानहे वो हमारे काबू में नहीं होते। प्रिवेंटिव मेजर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन उनको होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुदरती सानहे आता है। अलबत्ता हम कर ये सकते हैं कि हम इनसे अपने जो सबक हैं वो सबक सीखें और तमाम इदारे मिल के सर जोड़ कर उन सबक को इकट्ठा करें और आगे मुस्तकबिल में हम ये इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये गलतियाँ या वो चीज़ें जो प्रिवेंट हो सकती हैं, प्रिवेंटेबल जो चीज़ें हैं, हादसात हैं, वो दोबारा वाक़ ना हो। मौजूदा सूरत हाल में अगर बैनुल-अक़वामी रेसलर्स पाकिस्तान पहुँचे हैं तो उसके पीछे एक बड़ी काविश जो है वो DHA मुल्तान की है। हमारे साथ DHA मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शुएब साहब मौजूद हैं। शुएब कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। कियानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिविल इदारे देखें, हमारे सियासतदान देखें, NGOs देखें, हर किसी ने कहीं ना कहीं अपने तय कुछ इक़दामात किए, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ
जिस तरह ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं, कुछ लोगों की यादें भी ख़त्म हो जाती हैं, उनके जहन पे नक्श बाकी नहीं रहता। आपने फिर से इस मामले को उजागर करने की कोशिश की है, बैनुल-अक़वामी सतह पे बताने की कोशिश की है कि रिहैबिलिटेशन कितना बड़ा फैक्टर है और उसके लिए मदद करनी चाहिए। ये सोच के पीछे मुहर्रिकात क्या है? ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी, जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, तो इसी तरह DHA मुल्तान जो है पाकिस्तान आर्मी का एक अदारा है और हम भी पिछले तकरीबन 2 माह से 2.5 माह से जब से ये सूरत हाल हुई है, हम मुल्तान और साउथ पंजाब के अंदर जो है अपनी काफ़ी एफ़र्ट जो है हम खुद कर रहे हैं। हमने कैंप्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं DHA मुल्तान के अंदर। पिछले 2-3 महीने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन इकट्ठी की, तकरीबन 150 मिलियन रुपीज़ जो है हमने कंट्रीब्यूट किया, इकट्ठा करके 350 के करीब जो है ट्रक लोड जो है वो इन इलाकों के अंदर भेजे। लेकिन ये सारी एफ़र्ट जितनी होती रही, ये बहुत फिर भी बहुत कम है जितना नुकसान हुआ है, और जितना ओवरऑल इस रिहैबिलिटेशन के लिए ओवरऑल नेशनल एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो तब हमने सोचा कि ओवरऑल इस नेशनल एफ़र्ट जो है वो हम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अदारे भी कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोजेक्ट किया जाए कि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हालात हैं और लोगों की जो मिजरीज़ हैं, जो इस तबाही जो हुई है पिछले 3 महीने में, और हम यहाँ पे रहते हुए जानते हैं कि इस तबाही को दुरुस्त करने के लिए कई साल लगेंगे और अरबों रुपया जो है वो दरकार है फ़ंड्स की सूरत में। इंशाल्लाह ये इवेंट जो है रिंग ऑफ पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेसलिंग की इंटरनेशनल, इनके प्लान में ऑलरेडी जो हमने पीछे तकरीबन 6 महीने पहले प्लानिंग की थी इस इवेंट की, पाकिस्तान के अंदर अगले साल, अगले 2 साल के अंदर 2022 और 23 के अंदर 3 से 4 इस तरह के इवेंट हैं। तो ये पहला इवेंट जो है ये मुल्तान के अंदर हो रहा है 25 से 27 नवंबर को। DHA मुल्तान ने इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स जो बनाया है उसके हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह फरवरी मार्च में। सो दैट विल बी अगेन अ वेरी बिग इंटरनेशनल इवेंट जिसमें तकरीबन 150 के करीब इंटरनेशनल गोल्फर्स पूरी दुनिया से उसके अंदर आएंगे। नाज़रीन, हर कोई अपने तय इकदाम कर रहा है। पाक फ़ौज अपने तय इकदाम कर रही है, सिविल इदारे अपने तय इकदाम कर रहे हैं, लेकिन ये वो मरहला है कि जब हमको मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें यह तहैया करने की ज़रूरत है कि जो लोग मुतासिर हैं उनकी इमदाद के लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। बैरूनी दुनिया को अगर बावर करवाने की कोशिश करनी है तो पहले अपना ईमान और अकीदा मजबूत रखना होगा कि कोई डंग टपाऊ पॉलिसी ना हो, बल्कि मजबूत हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ें। अगर सिविल इदारे काम करते हैं, पुलों की तामीर होती है तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। लोगों के घरों को तामीर किया जाता है तो तामीर करने के साथ साथ उन्हें ज़िंदगी को गुजारने के असलूब सिखाए जाएं और फिर से नए ख्वाब दिलाए जाएं। ये ख्वाब ही हम उन्हें दिलाएंगे तो उनकी आंखों में उम्मीद जागती रहेगी। हम उनका हाल दरियाफ्त करने नहीं आएंगे तो उम्मीद भी दम तोड़ेगी, ज़िंदगियां भी ख़त्म होंगी और मौत के करीब कुछ सुझाई नहीं देता। मौत के करीब सिर्फ़ और सिर्फ तबाही सुझाई देती है। इस तबाही से आपने भी बचाना है, हमने भी बचाना है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब कुछ प्रोग्राम में बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने यही बताया कि मेरी अहलिया जब बीमार थी, वह वफ़ात पा गई तो मुझे जाने नहीं दिया गया। मरियम नवाज़ जो है अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद आज आके भाइयों से मिली हैं। पुराने किस्से उन्होंने दोहराए हैं। इन पुराने किस्सों को दोहराने के बाद
अगले अज़ाइम उनके क्या हैं, पाकिस्तान वापसी के हवाले से उनका फ़ैसला क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी अब किबला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कब होगा, उसके पीछे हिकमत अमली क्या है, PTI चेयरमैन जो है वो लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख जो है वो अभी तक अपने रहनुमाओं को बताने से गुरेजा क्यों है। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू की, क्या अख़ज़ करते हैं कि सिर्फ मीडिया में आने की जुस्तजू थी या फिर आगे कोई हिकमत अमली बताने की भी जुस्तजू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सिर्फ 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। मियाँ साहब की आज की सारी गुफ्तगू में कोई बड़ी ख़बर नहीं थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, कोई ऐसा ऐलान नहीं था जिससे ये तासर मिलता कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इंकलाब मियाँ साहब ला रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ये पता चलता कि मियाँ साहब जो हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। आज की पूरी मीटिंग में एक बात ज़रूर थी, एक बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शहबाज शरीफ साहब की उस तरह तारीफ़ नहीं हुई। आज तारीफ़ हुई है मरियम साहिबा की। आज तासर ये दिया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए लड़ता है, मियाँ नवाज़ शरीफ की जानशीनी का हकदार है, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए कोई बंदा अगर ठीक है तो वो मरियम नवाज़ साहब है। ये थी आज की पूरी मीटिंग। बाकी तो वही बातें, मुझे इस तरह निकाला गया, मुझे ऐसे रखा गया, मुझे ऐसे रखा गया, मुझे ऐसे रखा गया। हाँ, जुर्रत करते, मज़ा ताबा कि जुर्रत करते, बताते मुझे किसने भेजा, ये बताते कि मेरी बीमारी और उसके बाद वो जिस तरीके से मैं बाहर गया, जहाज़ में बैठने से पहले अचानक मैं ठीक किस तरह हो गया, जहाज़ के अंदर मेरे आगे वो सारे फल किस तरह भरे थे, मुझे किसने भेजा, मुझे भेजने में कौन कौन लोग थे। उसके बाद ये बताते कि जनाब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं बीमार हूँ, सियासी बीमार हूँ या जेन्युइन बीमार हूँ। अगर मैं सियासी बीमार हूँ तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मियाँ साहब भी जल्द वापस आ रहे हैं। अगर मैं सियासी बीमार नहीं हूँ और सियासी बीमार हूँ तो फिर मैं जो अपने मुंह से इकरार करने में क्या परेशानी है। देखें माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मियाँ साहब को तंदुरुस्त है, अच्छे भले हैं, सब कुछ ठीक है, बड़ा वहाँ पे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं। जो बीमार आदमी होता है यहाँ तो अस्पताल में होता है, ये लोगों से इतना दूर रहता है कि उसे कुछ जरासीम ना लग जाए, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन मियाँ साहब तो अच्छे खासे हैं, अल्लाह इनको मज़ीद लंबी उम्र से कामल अता फरमाए, हमारी ये दुआ है। लेकिन यासर आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिर्फ अपनी एक आप बीती जो ये जिस दिन से गए हैं, पहले मरियम साहब पाकिस्तान में सुनाती थी, अब मियाँ साहब टीवी पे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले मियाँ साहब इतना टीवी पे नहीं आते थे। अब उनकी हुकूमत है और उसकी हुकूमत के बाद अब वो हर चीज़ जो है वो टीवी पे आएगी। आपको याद होगा एक वक्त में तो इनकी तस्वीर भी दिखाने पे पाबंदी थी ना जी, तो अब इनकी मर्ज़ी से कई लोगों की तस्वीर और तकरीर दिखाने पे पाबंदी है। तो फ़र्क तो है ना, सिर्फ फ़र्क ये है। लेकिन मियाँ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई एक सिंगल एक ऐसी बात बता दें जिससे आपको ये तासर मिले कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसकी इंतहाई। वो तो उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से बात की। राना साहब, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने दिखाई देती है, इत्तलात ये भी हैं, कंटेनर्स पहुँचा दिए गए, खंदकें खोदी जा रही हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो अभी तक लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर रही, ये किसी इशारे की वजह से? यासर मैं आपको एक चीज़ तो बड़ा क्लियर बता दूँ, कप्तान ने अपनी हिकमत अमली टोटल तब्दील कर ली। कप्तान इन्हें थका के मारेगा। कोई दूसरी राय नहीं कि कप्तान की टीम चाहती है फौरी ऐलान करे हम पहुँचे, लेकिन कप्तान बहुत बेहतरीन गेम खेल रहा है। कप्तान खून खराबा नहीं चाहता, कप्तान अपने लोगों की जानें नहीं गंवाना चाहता, कप्तान अपने लोगों का और किसी इदारे का तसादम नहीं चाहता, कप्तान किसी सूरत में इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, कप्तान किसी सूरत में इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। जब कप्तान किसी सूरत में इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता तो आप किस तरह तस्वर कर लेंगे कि कप्तान इस तरह ऐलान कर दें। देखें ज़रा गौर करें, वजारत दाखिला की रिपोर्ट जो वजारत दाखिला ने दरख्वास्त दी इलेक्शन मुलतवी करने के वाले ज़िमनी इलेक्शन जी, उसमें 12 से 17 जून तक अक्टूबर तक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च यही कहा गया ना जी। अब 11 को एक जलसा है, 12 को दूसरा जलसा है, 13 को तीसरा है, 13 को 2 जलसे हैं, फिर 14 को एक जलसा है।
यानी खान साहब ने 4 जलसों के बाद 5वां जलसा भी करना है। मैं चलिए आपको ये भी खबर दे दूं, कप्तान इन्हें नसाएगा, भगाएगा, उसके बाद अचानक ऐलान करेगा। कप्तान उस वक्त ऐलान करेगा जिस वक्त कप्तान को ये मुकम्मल यकीन होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमारी फतह यकीनी है। और जो आपने बात की कि कोई सरप्राइज़, चले लें ये भी खबर, कप्तान बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। कप्तान का सरप्राइज़ यह है कि कप्तान की कोई बड़ी अहम मुलाकात, कुछ लोग कहते हो गई है, लेकिन मेरे पास इतला यह है कि कप्तान की मुलाकात होने वाली है और उस बड़ी मुलाकात में कप्तान बड़ा सरप्राइज़ देगा। और कप्तान का सरप्राइज जो होगा लोगों का दावा तो ये है कि सियासत को तब्दील कर देगा। लोगों का दावा तो ये है कि 3 बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। आप जो कह रहे हैं उसमें एक शख्सियत से मुलाकात होगी या 3 ही होंगी? मेरे पास इतला यह है कि एक बड़ी शख्सियत है जिससे मुलाकात है। कुछ लोग कहते हो गई है, लेकिन मेरी इतला यह है कि 48 घंटों में है और वो मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है। उस मुलाकात के बाद बहुत से अहम फैसले होने हैं, उस मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आनी हैं, उस मुलाकात के बाद बहुत से लोगों ने खुल के सामने आना है, उस मुलाकात के बाद आपको तोड़ फोड़ बड़ी नजर आएगी। या सर आज का दिन मैंने याद करे, नहीं तोड़ फोड़ आप खाना जंगी वाली की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तोड़ फोड़ सियासी तौर पर। अच्छा, खाना जंगी वाली तोड़ फोड़ करनी होती तो खान ने आज से पहले कॉल दे दी थी। अवाम चार्ज है, अवाम के पास सब कुछ मौजूद है, अवाम ने सब कुछ का मतलब है जज्बा मौजूद है, अवाम निकल आएगी बाहर, सारा कुछ होगा। अवाम वो नहीं चाहता कप्तान, कप्तान इस पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता। यासर मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बात बता दूं। अब मामला किसी और तरफ जा रहा है। मामला ये है, जो मेरे पास जो इतलात है कि मामला यह है कि कप्तान की कुछ मुलाकातें हो चुकी, कुछ अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। उन मुलाकातों के बाद कुछ कप्तान किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कप्तान जिसका इंतज़ार कर रहा है उसका इंतज़ार पूरा पाकिस्तानी कर रहा है। जैसे ही कप्तान को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर कप्तान अपना हिकमत अमली सामने लाएंगे। और कप्तान, मैं आपको ये भी बता दूं, कप्तान अचानक जिस वक्त ऐलान करेंगे कि आज इतने बज के इतने मिनट पर अपने घरों से निकलो और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाओ, ये मैं आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ, इतने बज के इतने मिनट पे घरों से निकलो और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाओ। एक तो ज़हन में रखिएगा, कप्तान चारों जाने चत इन्हें करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। कप्तान की पूरी तैयारी, कप्तान की टीम में, कप्तान के मामला सब फिट हो गए हैं। और मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, हुकूमत को भी ये इल्म हो चुका है कि कप्तान की कुछ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। यस सर, ये इल्म हुकूमत को हो चुका है और हुकूमत इस कदर परेशान है कि किसकी इंतहा ही कोई नहीं। आपने क्या समझा, ये जो बाऊजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद जो 3 दिन से बजाय कोई तकरीबात में जाने के, बजाय कुछ और करने के, ये सारी पीडीएम सर पकड़ के बैठी हुई है। सब एक दूसरे के साथ मीटिंगों राब्तों में है, सारे बैठकर यही प्लानिंग कर रहे हैं। हर शख्स जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ किस तरह क्या करना है वो कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता हो कि आपकी हुकूमत ने अगले साल तक रहना है, जब आपको इल्म हो कि आपको कोई इक़्तिदार से नहीं हटा सकता, जब आपके पास ये इल्म हो आपको कि आप पर कोई बंदा कोशिश भी कर ले आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो फिर आपको फ़िक्र किस चीज़ की? फिर सुकून करें, अपने काम की तरफ तवज्जो दे, काम की तरफ तवज्जो नहीं। सिर्फ इमरान खान एक इशू है, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक, फिर अगले दिन यही होता है इमरान इमरान इमरान। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि जितने कंटेनर्स पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद में, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए किधर से आ रहे हैं। बात यह है कि बेचारे ना कंटेनर्स वालों का कसूर है, ना पंजाब हुकूमत और ना KPK हुकूमत को सोचना चाहिए। क्या करेंगे वो? एक कंटेनर जो है, जो पहुंच रहे हैं कंटेनर, क्या करेंगे? आप रोक देंगे कि कोई कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई कंटेनर जो है वो KPK से नहीं आना चाहिए? या सर ऐसा मुमकिन नहीं है। कप्तान ये कभी नहीं चाहता। कप्तान जो गेम खेल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, कप्तान 5 रोज़ा मैच खेल रहा है और 5 रोज़ा मैच के आखिरी ओवर्स हैं ये, जिन इन ओवर्स में मैच ड्रॉ नहीं होना,
मैं आपको ये बता दूँ, इस मैच का फ़ैसला होना है और फ़ैसला बड़ा करीब तरीन करके होना है, और उस करीब तरीन फैसले का वक्त आ गया है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत डेंजरस जोन में चली गई है, इंतहाई डेंजरस जोन में चली गई है। आप सोच नहीं सकते इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के कैंपों में क्या क्या हो रहा है, आपकी सोच भी नहीं है। इस वक्त आज 12 रबीउल अव्वल के दिन भी वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या प्लानिंगें हो रही हैं, वहाँ पर कौन किसको किस तरह नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मुतमिन बैठा है तो कप्तान बैठा है, बाकी कोई मुतमिन नहीं है। मैंने कप्तान के करीबी साथी से पूछा, भाई क्या सूरत हाल है? उसने कहा, जी हमें ये पता है कि हमारा कप्तान जीत जाएगा, लिहाजा वो जो कहता है हम उस पर अमल करें। आपको क्या, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था ना कि 11 घर ले लिए हुए हैं जी। अब तो बहुत से टीवी एंकर्स भी वो बात करना शुरू हो गए हैं। हमारी टीवी ब्रेक खबर जो है बहुत से लोगों ने अपने बकायदा व्लॉग्स पे भी कहनी शुरू कर दी है। तो आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। कप्तान इनिंग्स जीत चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कप्तान जो है वो नहीं जीत रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको आने वाले चंद दिनों में हालात इस तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसकी एक जिंदा मिसाल है यासर, जिंदा मिसाल क्या है आप मुझे बताएं। MKM जिसको गवर्नर सिंध लगाना चाहते थे वो लगा नहीं, जो 3 MKM ने जिसका नाम दिया वो लगा। MKM के अंदर जिस शख्स के नाम पर फड्डा भरा वो शख्स गवर्नर सिंध लग गया, वो लग गया ना। सही है। डॉक्टर फारूक साहब के दौर में बहुत ज्यादा बातें इस पर नहीं, इस वक्त हुई थी। देखते तो जाएं जरा। अभी तो वो वर्ता हैरत में है। ये तो राबिता कमेटी को मालूम तक नहीं है। वो कहते हैं हमने जो 3 नाम दिए थे वो 3 नाम तो है नहीं। कामरान टिसोरी साहब का किसने नाम तजवीज़ किया ये हमें इल्मी नहीं। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, इंतजार तो करें। पाकिस्तानी सियासत मैंने कहा था कि अक्टूबर का महीना सियासी तब्दीलियों का महीना होगा। पाकिस्तानी सियासत में किसका खदशा किस हद तक बड़ा है, किस हद तक मजीद बढ़ेगा, और अगर कोई मुतमईन है तो उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत ने क्या प्लानिंग कर रखी है? ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कंटेनर्स मंगवा लिए गए, खंदकें खोदी जा रही हैं, आंसू गैस की शल बरसाए जाएंगे, किस हद तक खदशात हैं वफाकी हुकूमत को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुँचता है तो ये हुकूमत घर चली जाएगी? किस हद तक परेशानी है और इस परेशानी का तोड़ उन्होंने क्या कर रखा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाकी हुकूमत किस हद तक इक़दामात उठाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बचने के लिए क्या प्लानिंग कर चुकी है? तहरीक इंसाफ 25 मई से बहुत कुछ सीख चुकी है। जो 25 मई का दिन था ना, उस वक्त तहरीक इंसाफ को यकीन नहीं था इस तरह होगा। 25 मई से पहले, बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट कर देनी, अनाउंसमेंट करने के बाद आपने देखा गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, आपने देखा लोगों के घरों में छापे शुरू हो गए, आपने देखा उन्होंने अपने मुनासिब इंतजामात कर लिए, और आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर सारा दिन क्या होता रहा। अब 25 मई गुजर गया, हुकूमत की तमाम चीज़ें सामने आ गई। अब राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब आप कहते हैं जी हमने शेलिंग करनी है, बड़ी आउट क्लास शेलिंग है। आप कहते हैं पाकिस्तान रेलवे समेत दीगर पुलिस जो है और रेंजर्स और FC इसके हमने दस्ते मंगवा लिए, इस्लामाबाद के लिए जितनी हमें तादाद चाहिए थी वो पूरी है। ये सारा कुछ राना साहब कह रहे हैं। लेकिन क्या ये तादाद उस तादाद के लिए पूरी है जो तादाद इमरान खान लेके आ रहा है? क्या ऐसा है कि इमरान खान इस्लामाबाद में खुद ही दाखिल होना ना चाहे, फिर क्या करेंगे आप? अगर कप्तान ने खुद इस्लामाबाद में दाखिल ना होना चाहा और कोई ऐसा सिस्टम हो गया कि इस्लामाबाद के चारों इतराफ में आपको अवाम ही अवाम नजर आए, आपको इतना बड़ा क्राउड नजर आए जिसकी इंतहा कोई नहीं है, तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर आपने बाहर आना है, बाहर आएंगे ना, फिर बाहर आके शेलिंग करेंगे। आप बाहर आके शेलिंग करेंगे तो फिर आपको रिस्पांस वही मिल जाएगा जो आपकी सोच से बाहर है। और अगर आप बाहर आके नहीं करते तो फिर आप ज़हन में रखिएगा आप एक जगह के अंदर बंद हो जाएंगे। या सर,
मैं जो कह रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में देख के आएगा। अगर कप्तान ने यह फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहा, और अगर 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 वो ये फैसला भी कर लेता है इस्लामाबाद दाखिल हो रहा और रेड जोन में नहीं जा रहा, तो किसी सूरत में राना सनाउल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसके बड़ा सख्त संगीन तरीन उन्हें चीज़ें मुख्तलिफ। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, हकीकत है इसमें? कोशिश है। किसकी? किसकी कोशिश है? कोशिश है हुकूमत की जी, वफाकी हुकूमत की, कि पंजाब में तब्दीलियाँ की जाए। नहीं, मैं वजारतों के हवाले से कह रहा हूं। वजारतें बदल रही हैं जी पाकिस्तान। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कुछ मसाइल हैं। ब्यूरोक्रेसी बड़ी अच्छे तरीके से खेल रही है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ नहीं बल्कि बहुत तंगी हो रही थी, और कुछ लोग कुछ अफराद से भी इन्हें शिकायत थी, जिसके बाद मेरे पास इतला ये है कि मामला ठीक हो रहे हैं। दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पंजाब के अंदर कुछ वज़रा जो हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि ये वज़रा जो हैं इनकी वजारतें तब्दील कर दी जाएँ, और ये लोग जो हैं यहाँ कुछ और नई वजारतें दे दी जाएँ। और मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ लोगों को वजारतें मिल रही हैं, मैं आपको ये भी खबर बड़ी दे दूँ। और तीसरी मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि पहले पंजाब में 1 या 2 लोग थे जिन पे डिपेंड किया जाता था, अब पंजाब में कई लोग हैं जिनसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में बहुत से इक़दाम किए जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मियाँ असलम इकबाल हैं, मियाँ असलम इकबाल को बेहतरीन ज़िम्मेदारी दी गई, और मियाँ असलम इकबाल की जो खान साहब के पास रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से मियाँ असलम इकबाल जो है वो इस वक्त खान साहब का फेवरेट तरीन है, और खान साहब का फेवरेट तरीन होने की वजह से बहुत सी जगहों पे उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अली अफजल साई है, उसके दूसरे नंबर पे मैं आपको नाम दे रहा हूँ, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद तीसरे नंबर पे आ रही हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो है इस वक्त ये तो क्लियर है कि जिस वज़ीर ने काम नहीं किया, चले मैं आपको ये भी बता दूँ, 3 वज़रा की रिपोर्ट्स ये गई हैं कि जनाब इन्होंने इस दौरान में काम किया ही नहीं, इनके अवामी राब्ते ही नहीं। चले मैं आपका एक और ख़बर आपको दे दूँ कि आपके शहर से तल्लुक़ रखने वाले एक बड़े सियासी नाम के हवाले से भी खान साहब को बड़ी इतलात मिली हैं कि उसका टाइम टीवी पे तो ज़्यादा होता है, दीगर जगहों पे ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी ज़्यादा नहीं है। इसलिए खान साहब बहुत सी जगहों पर बहुत सी तब्दीलियाँ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये डिपेंड होगा हालात पे। या सर हालात पे इसलिए डिपेंड होगा, अगर आप फैसला कर चुके हैं कि आपने अक्टूबर में 1, 2, 3 कर देना है, तो फिर 1, 2, 3 सिर्फ वफाक में नहीं होना। मैं एक तो आपको ज़हन में रख ली, ये बात नोट कर ले, कोई इसकी तरदीद करता है तो मैं इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये तब्दीली अगर आएगी, अगर कोई ये समझे कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी, नहीं, जो फार्मूला तय हो रहा है, आपको मैं खबर दे देता हूँ, जो फार्मूला तय हो रहा है वो फार्मूला पूरे पाकिस्तान के लिए तय हो रहा है, सिर्फ वफाक के लिए तय नहीं हो रहा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि फार्मूला सिर्फ वफाक के लिए तय नहीं हो रहा, फार्मूला पूरे पाकिस्तान के लिए तय हो रहा है। उस फार्मूले में ये चीज़ भी शामिल है कि निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर जितने होंगे उनके हवाले से ज़रूर जाएंगे तो सारे जाएंगे, तो सब जाएंगे, और ये नहीं जाएगा तो फिर कोई नहीं जाएगा। इस दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कि पंजाब में PTI तो अपनी तब्दीलियाँ सोच रही है, लेकिन बाकायदा PDM जो है पंजाब में एक दफ़ा फिर शब खून मानी, ये 5वां शब खून होगा कि शहबाज शरीफ साहब कल इसकी बात भी कर चुके हैं। 5वां शब खून होगा ये पंजाब के अंदर, 5वां शब खून जिसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कामयाब होता है या नाकाम, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक चीज़ में बता दूँ, जिस दिन ये कोशिश शुरू होगी उस दिन हालात तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएंगे। या सर एक तो ज़हन में रखिए, अदम एतमाद नहीं आ सकती। अब आप पूछेंगे किस तरह नहीं आ सकती, इसलिए नहीं आ सकती जब सेशन चल रहा होता है ना, सेशन चलते हुए सेशन में कभी भी अदम एतमाद नहीं आती। ये आपको मज़े वाली बात बता दें, अदम एतमाद हमेशा सेशन नया शुरू होना हो तो उस वक्त तहरीक जमा होती है। पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, इल्तवा हो जाते इस तरह इतने फ़लाँ डेट तक जो है वो मुलतवी हो गया, फ़लाँ तारीख तक, ख़त्म नहीं किया। इसी तरह मज़े वाली बात आपको यह है कि वफाकी हुकूमत जो है उसका सेशन भी चल रहा है, आग दोनों तरफ लगी है। या सर मैं आपको चलें खबर देता चलूँ, मैं पहले भी खबर ये दी थी लेकिन आज आपको तो थोड़ा सा कन्फर्म कर दूँ,
आप क्या समझते हैं सदर पाकिस्तान ने अपने खिताब में जब कहा था ये इलेक्शन का साल है, वैसे कह दिया था? भाई कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है ना। कुछ लोग कहते हैं वजारत ऐवान सदर में मुलाकात हुई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे पास इतलात ये है कि कुछ दिन बाद कप्तान जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, या सर कुछ दिन बाद हो सकता है कि बहुत से लोग हुकूमत से नाराज़ होकर खुल के ऐलान करके साइड पे हो जाएं। तो उस वक्त में सदर ममलकत ये कहें कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, ठीक है वो डिले करेंगे इसलिए कि स्पीकर भी उनका है। तो उसी डिले करने की सूरत में फौरी तौर पर अगर ये चले जाते हैं अदालत में, तो अदालत के पास एक बाकायदा मिसाल मौजूद है, याद है ना आपको? जी कासिम सोरी वाली। हाँ जी। तो फिर आप फिर क्या करेंगे? और अगर एक दिन के लिए भी हुकूमत ख़त्म हो गई, एक दिन के लिए भी एतमाद का वोट ना ले सके, अगले दिन इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं फिर दोबारा वज़ीर आज़म का, लेकिन एक दिन के लिए भी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा अदम इस्तेहकाम और ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बाद खड़े होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं आपको बड़ी खबरें दे रहा हूँ। एक तो एतमाद का वोट, दूसरा सिस्टम जाएगा तो सारा ही जाएगा। अब सारा सिस्टम जाने में अगर कोई रुकावट है, अगर कोई शख्स मज़ाहमत नहीं कह सकते, रजामंद नहीं है, तो वो सिंध हुकूमत है। बाकी कप्तान के कहने पे हैं सारे, सिंध वाले अपनी मर्ज़ी से हैं और बलूचिस्तान वालों को तो जब इशारा मिलेगा उसने वैसे ही कर देने। तो जो जहाँ तक वो उसकी बात है, सिंध वाले अभी इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं जब आइंदा मरहले में भी सिंध हाथ से निकलता दिखाई देता है। आइंदा आप समझते वो सिंध में जीतेंगे क्या? सिंध में पहले कभी जितना वो वक्त मांग रहे हैं उतने वक्त में सिंध में कितना काम किया जा सकता है? वो अगले 4 साल भी इलेक्शन ना करवा के सिंध में कुछ कर लें, सिंध में कुछ नहीं किया जा सकता। सिंध में जिस सूबे के अंदर आज के दिन तक आप पानी अभी मुकम्मल ना निकाल सके हो, बाकी हर जगह से निकल चुका है, जहाँ पर आज भी लोग सड़कों के ऊपर बैठे हों, जहाँ पर आज भी लोग मेडिसिन से लेकर खाने पीने की अशिया के लिए तरस रहे हों, बच्चे जहाँ पर बीमारियों से मर रहे हों, जहाँ पर वबा इस कदर फैल चुकी हो कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है, और आप कहें कि आप जाके वोट लेंगे, जहाँ पर अवाम का ये हाल है कि सिंध में कभी किसी ने कभी किसी वडेरे के खिलाफ, किसी बड़े अफसर के खिलाफ, किसी बड़े ज़िम्मेदार के खिलाफ, चले सियासतदान तो वो बहुत बड़ा होता है, किसी ने बात करनी गवारा नहीं की थी, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, हाथ जोड़ते थे साईं, इसके अलावा लफ्ज़ नहीं होता। अब वहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं, आपने देखा नहीं? अब लोग खड़े हो जाते हैं, लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, सोशल मीडिया पर शो डालते हैं। तो आप कहें कि वहाँ पे हालात दुरुस्त हैं? देखिए मैं बड़ी एक सीधी सी मसाल है, ये पूरी कौम जानती है, उसे समझना होगा यस कि अगर पीडीएम को यकीन है नंबर 1 तो कि इलेक्शन 2023 में होने हैं, फिर बिलावल साहब क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये अभी हम इलेक्शन में नहीं जा सकते इसलिए कि जनाब सैलाब है या दीगर माम? जब आपको पता है इलेक्शन का वक्त ही नहीं है तो फिर क्यों कहते हैं? यही बात शहबाज साहब भी कहते हैं, यही बात मरियम साहब भी कहती हैं, यही बात जो है वो और भी दीगर रहनुमा कहते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ, आप बात करते हैं कि जनाब बिल्कुल हम बड़े इमरान खान झूठा है, इमरान खान का बयानिया पिट गया, इमरान खान की ऑडियो लीक्स आ गई, इमरान खान का फलां आ गया, अवाम जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। तो जाएँ फिर अवाम में जाएँ, जाके अवाम में जाके फैसला करवाएं। अगर ये जीत जाते हैं तो या सर 1 मिनट लगेगा, इमरान खान की हमेशा के लिए सियासत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये इनके पास वोट बैंक नहीं है, तो जो आज भी नहीं है अगले 4 साल में भी नहीं, वोट बैंक जिसके पास आज भी मौजूद नहीं है अगले 4 साल बाद भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि तबाही इतने बड़े पैमाने पर है, कारकर्दगी सिफर है। कारकर्दगी को किस नहज तक ले जाएंगे कि आपको अवामी मकबूलियत हासिल हो, क्योंकि इस वक्त अवामी मकबूलियत अगर किसी हासिल है तो वो सबको मालूम है। नाज़रीन, द लास्ट आवर कब हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।